अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 7th लेक्चर है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे इसमें हम डिफरेंट स्टेप्स पे कवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका मीनिंग, और उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और उसके बाद यूजफुलनेस एंड चैलेंजेस, और उसके बाद प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मीनिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग एंड थियराइजिंग अबाउट द पॉलिटिकल बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। अच्छा, स्पेस एंड टाइम मतलब स्पेस, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस एंड टाइम में अगर हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, अगर टाइम एंड स्पेस की बात करें, फॉर एग्जांपल स्पेस की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और जर्मनी की पॉलिटिक्स की, तो देयर वुड बी अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मनीज पॉलिटिक्स। वाई? बिकॉज ऑफ द टेरेन, environment, weather, culture, ethnic communities living in both of the countries. सेक्टेरियल एलिमेंट बहुत अफेक्ट करता है, जैसे रिलीजन, जनरली हम रिलीजन कहेंगे, और हिस्ट्री और नेबरिंग स्टेट्स, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जर्मनी के जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करके हम उसका कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट नहीं ले सकते ना। पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको जर्मनी पे अप्लाई करके हम रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो ये तो है इंटरनेशनल स्टेट लेवल पे। उसके अलावा लोकल लेवल पे भी अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स ऑफ डीजे खान, पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, इफ़ यू से। तो पहले कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन था, अब लोकल जो वो है, कहने का मतलब है जो लोकल एरियाज़ हैं उनकी पॉलिटिक्स पे भी डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा ये तो स्पेस। उसके बाद टाइम की अगर हम बात करें, टाइम में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो अभी करंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स दैट वाज 2 centuries अर्लियर। ठीक है, सो टाइम एंड स्पेस बहुत मैटर करता है। उसके बाद कॉन्शियस एंड सिंपैथेटिक यूज़ ऑफ कंपैरिजन टू स्टडी पॉलिटिकल यूनिट्स और केस विद द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंस एंड similarities between them in respect a particular political phenomena. अच्छा, उसके बाद political phenomena, political activity, political process and political power। और तो ये यहाँ तक मीनिंग था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। इनिशियली इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंट्री पॉलिटिक्स भी कहा जाता था। वाई? बिकॉज इट वाज ओनली लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन बिटवीन कंट्रीज़। लोकली इसको नहीं पढ़ा जाता था। अच्छा, अभी तक हमने मीनिंग की बात की, अब हम आ जाते हैं नेचर एंड फीचर की तरफ। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नेचर और फीचर्स की तरफ। परहैप्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड है टू एनालाइजिंग पॉलिटिकल फिनोमेना। इन द बिगनिंग, जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दिया कि बिगनिंग में ये स्टडी थी सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ की, स्टेट्स की और गवर्नमेंट्स की, और इसलिए इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट भी कहा जाता था। अच्छा, इसके अलावा इसमें 2 डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोच में है नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल, और उसके बाद लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। तो ये गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड थी। अच्छा, उसके बाद जब से ये मॉडर्न अप्रोचेज़ आई हैं, अच्छा उसके बाद है ये मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, पहले से ट्रेडिशनल में गवर्नमेंट्स तक लिमिटेड था। मॉडर्न अप्रोच में आ जाता है एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल, फैक्ट बेस्ड, साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव स्कोप, स्टडी ऑफ नॉन फॉर्मल, जिसमें स्टडी ऑफ नॉन फॉर्मल आ जाता है, नॉन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आ जाता है, इंस्टीट्यूशंस आ जाता है, पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है, इनफॉर्मल प्रोसेस आ जाता है ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, इलेक्शन, वोटिंग, बिहेवियर, पावर, हर चीज़ इसमें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी मॉडर्न अप्रोचेज़ में शुमार होती हैं, और दे आर एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम यूरोसेंट्रिज्म टू स्टडी द थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशन, स्मॉल पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ एंड डाइवर्स पॉलिटिकल फिनोमेना। अभी तक ये था इसका नेचर और स्कोप। अच्छा, अब हम आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से मेथड एंड स्टेप्स की तरफ। मेथड एंड स्टेप्स में डिफरेंट स्टेप्स हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज चूजिंग एंड डिफाइनिंग कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट. सबसे मुश्किल है कॉन्सेप्चुअल यूनिट कि कौन से एरिया को, कौन से लोगों को, कौन से कम्युनिटी को टारगेट करना, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को, कौन से कंट्री में. दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग. अच्छा, तो इसमें इसका ये मतलब नहीं कि आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लें. आपकी रिसर्च इस चीज़ पे है. आपने जिस चीज़ के बारे में एनालिसिस करना है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, जैसे प्रोसेस है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो चीज़ भी है उस कम्युनिटी को आप सिलेक्ट करेंगे. अच्छा, उसके बाद है डाटा एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. डाटा एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क. हाउ? लाइक फॉर एग्जांपल, the people that you would be targeting is living in Cholistan, and you have lived your life in all facilities, and so if you would go to Cholistan, you won't have the facilities, you won't have that smooth transportation like in the city. You would be in need of some person who should guide you over there. You have to live over there with the people, so it becomes quite difficult. Like for example, if you have targeted the people that are living in the African forest, so again it would be very difficult to reach them and to live with them, and because there won't be any facilities over there. So again, data gathering is one of the toughest thing. I can give you another example. It is even expensive. Like for example, if you want to move to some of the expensive country, so it is quite difficult for you to live over there and bear all the expenses over there. सो डाटा गैदरिंग भी हो. तो उसके बाद जब एक दफ़ा आपका डाटा गैदर हो जाए, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, ये तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन आती है. उसके बाद हम हाइपोथेसिस और टेस्टिंग की तरफ जाते हैं. हाइपोथेसिस किससे करते हैं? हाइपोथेसिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स, बोथ आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, and those two variables are directly proportional to each other. It means they affect each other, and उनकी मतलब इकट्ठे होने से वो एक स्टेटमेंट बनती है. तो उसके बाद वो टेस्टिंग की तरफ जाती है. टेस्टिंग के बाद वो जब जनरलाइजेशन की तरफ जाती है, जनरलाइजेशन के बाद वो फाइनल कंक्लूजन के बाद आप किसी प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं उस इशू से रिलेटेड.